सिमरन खान और आप देख रहे हैं ABP 24 न्यूज। अब वक्त हो चुका है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा हर परिस्थिति को बेहतर तरह से संभालने की काबिलियत की सराहना की। दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2020 में सभी चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने और उत्तरी पूर्वी दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से शांतिपूर्ण बातचीत के साथ साथ महामारी के समय लगे लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों की मदद जैसी चुनौतियों पर खड़े उतरने के लिए दिल्ली पुलिस की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री सभी प्लाज्मा डोनर से मुलाकात करके एक ऐप भी लॉन्च करेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस बल में इस्तेमाल होने वाली तकनीक में निरंतर बदलाव होना चाहिए, जिसके लिए पॉलिश टेक्नोलॉजी सेल का गठन किया गया है, जो पुलिस के कामकाज के लिए विभिन्न तकनीक के आयात, इस्तेमाल और समय अनुसार वृद्धि के लिए काम करेगी। भारत में इतिहास के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिनों के भीतर भारत में 3.8 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। टीके के दुष्प्रभाव के कारण 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है इन लोगों की मौत का वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 46 वर्षीय महिपाल सिंह को 24 घंटे पहले वैक्सीन की डोज दी गई थी, जिसके बाद सोमवार शाम उसकी मृत्यु हो गई। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है महिपाल की मृत्यु का टीकाकरण से कोई संबंध नहीं है। राज्य सरकार के अनुसार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कार्डियोपल्मोनरी मौत का कारण है। कर्नाटक बेल्लारी में दूसरी मौत का मामला सामने आया है। हालांकि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। वो डायबिटीज का मरीज था। टीकाकरण के प्रतिकूल असर के अब तक 580 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 3 लोगों को भर्ती कराया गया था। दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश में एक व्यक्ति को भर्ती कराया गया है। उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। भारत में आज कोरोना के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,064 मामले सामने आए हैं। तो वहीं 137 लोगों की इस महामारी के कारण मृत्यु हो गई है। भारत में कुल संक्रमण की संख्या लगभग 1,05,00,000 पहुंच गई है। तो वहीं 1,42,000 लोगों की इस महामारी के कारण मृत्यु हो गई है। 17,411 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 2,05,28 है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा समेत भारत के अन्य राज्यों में घना कोहरा बरकरार है। कोहरे के कारण लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में काफी मुश्किलें आ रही हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण में आने वाले दिनों में अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। घने कोहरे के कारण जहां एक तरफ कई उड़ानें रद्द हुई, तो वहीं दूसरी तरफ कई ट्रेनें देर से चल रही हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार से राज्यों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आगामी 24 घंटों में इन हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी तक ठंड का प्रकोप बना रहेगा। अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली सीमा पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों और सरकार के बीच आज 10वें दौर की बैठक रद्द कर दी गई है। अब ये बैठक 19 जनवरी को नहीं बल्कि 20 जनवरी को आयोजित की जाएगी। बैठक की तारीख इत्तेफाक से कोर्ट की सुनवाई की तारीख से टकरा गई, जिस वजह से बैठक की तारीख को आगे बढ़ाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की पहली रस्मी बैठक आज आयोजित की जाएगी। हालांकि किसान सरकार के साथ बैठक के स्थगित होने से बेखबर थे। दिल्ली NCR के बॉर्डर पर सो रहे किसानों के पास आधी रात को ये खबर पहुंची। अब ये बैठक 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में किसानों की तरफ से 40 किसान संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। देर रात कृषि मंत्री ने इस बैठक के स्थगित होने की जानकारी दी। 10वीं दौर की वार्ता में संयुक्त किसान मोर्चा ने NIA समन का विरोध और ट्रैक्टर परेड की अनुमति मांगने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में 3 सदस्य अनिल धनवंत, अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी शामिल रहेंगे।
इस बार गणतंत्र दिवस को खास बनाने के लिए राफेल लड़ाकू विमान शामिल किए जा रहे हैं। इस बार दुनिया भारत में राफेल का दम देखेगी। इस बार परेड में 42 विमानों के साथ आसमान में भारत के नाम की हुंकार सुनाई देगी। इस बार भारत वायुसेना परेड के दौरान मेक इन इंडिया टीम के तहत महत्वपूर्ण लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन करेगी। पहली बार सार्वजनिक तौर पर राफेल का प्रदर्शन किया जाएगा। वायुसेना में विंग कमांडर इंद्रनील नदी के अनुसार वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन के तहत विमान निचली आशंकाओं से ऊपर की ओर उड़ान भर सकते हैं और उसके बाद कलाबाजी दिखाएंगे। राफेल के अलावा परेड में सुखोई MiG-29, जगुआर और अन्य विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस बार परेड में 2019 में वायुसेना में शामिल हुआ चिनूक हेलीकॉप्टर भी दिखाई देगा। वर्तमान समय में भारत के पास 4 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। इस वर्ष महामारी के कारण और कृषि कानून के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बार 25,000 पास ही वितरित किए गए हैं और आम जनता को सिर्फ 4,000 पास ही दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिशासी बोर्ड के 148वें सत्र की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्षता करते हुए कहा, कोरोना महामारी ने हमें सिखाया है कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी है। कोविड-19 स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने की जरूरतों को रेखांकित करती है और WHO में सतत अर्थात योगदान की जरूरत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारों, साझेदारों और दानदाताओं को निवेश करना अत्यधिक जरूरी है ताकि वैश्विक संस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य जरूरतों पर पूरी तरह से ध्यान दे सके। स्वास्थ्य मंत्री ने दुनिया भर के चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं का इस महामारी से निपटने में लगातार कठिन और चुनौतीपूर्ण परिश्रम करने के लिए आभार व्यक्त किया। मंत्रालय ने उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की जिन्होंने महामारी के कारण अपने परिजनों को खोया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हम जानते हैं वर्ष 2020 पूरे विश्व के लिए कितनी परेशानियों से भरा रहा है। मानवता ने इस संकट का पूरी शक्ति के साथ सामना किया है और वर्ष 2021 में विज्ञान ने टीके का निर्माण कर इस महामारी से लड़ने में विश्व की सहायता करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर चीन ने अपने क्षेत्र में तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश से लगे अपने हिस्से में कई नए गांवों का निर्माण किया है। चीन की इस चालबाज हरकत को देखते हुए भारत ने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर उचित कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नवंबर के महीने में ये खबर सामने आई थी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे सुमसिरी इलाके में सारिचू नदी के किनारे चीन एक गांव का निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट के जरिए ली गई इस गांव की तस्वीरें भी उस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। इस निर्माण कार्य को पिछले वर्ष शुरू करने के बाद अब तक चीन ने अरुणाचल से लगी सीमा पर 3 गांव बना लिए हैं और चीन की इस प्रतिक्रिया को देखते हुए भारत ने अपने हिस्सों में रेल मार्ग, पुलों और सड़कों आदि का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है और इससे आने वाले दिनों में तेज किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और ये स्थानीय नागरिकों को सहूलियत दिलाने के लिए भी अहम है। अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में चीन द्वारा गांव बसाए जाने के दावे वाली खबरों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, जिसके जवाब में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने राहुल गांधी से वारनाड से सांसद से सवाल पूछते हुए कहा, आखिर कांग्रेस कब तक चीन पर झूठ बोलती रहेगी। पहले वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए। कृषि आंदोलन के मुद्दे पर तो लगातार किसानों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस करती रहती है। APMC एक्ट को लेकर भी राहुल लगातार बोलते रहते हैं। JP नड्डा ने कहा, अब जब राहुल गांधी अपनी मानसिक छुट्टी से लौट आए हैं तो उम्मीद है वो आज आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सब सवालों का जवाब देंगे। अरुणाचल प्रदेश सहित हजारों किलोमीटर की जमीन किसी और ने नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन को उपहार के तौर पर दी थी। बार बार कांग्रेस चीन के सामने आत्मसमर्पण क्यों करती रहती है। सूडान के पश्चिमी दारफुर में आदिवासियों के बीच जबरदस्त हिंसा के कारण मरने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। हिंसा में 129 लोगों की मृत्यु हो गई है तो वहीं 198 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में एक अमेरिकी नागरिक बराका भी शामिल है। सत्तारूढ़ संप्रभु परिषद की बैठक में क्षेत्र में हिंसक घटनाओं को देखते हुए
सुरक्षा बलों को तैनात करने का फैसला लिया गया है और पिछले दिनों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। परिषद में हिंसा की जांच के लिए उचित समिति बनाने का फैसला लिया गया है, जो घटना के कारणों की घटना कर सके और घटना में शामिल लोगों का पता लगाएगी। एक शिविर में 2 लोगों के बीच हुआ विवाद, जो इतना बढ़ गया कि छोटे से विवाद ने भीषण झड़प का रूप ले लिया। पश्चिमी दारफुर में सूडान डायरेक्टर कमेटी के अनुसार कम से कम 190 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रविवार को दोपहर तक हालातों में सुधार देखा गया है।